गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। आपके आगे वाली क्लास में मैंने समझाया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 क्यों इसकी रचना हुई, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे थे, नवीन तकनीकों का विकास हो रहा था। उन सभी को शिक्षा से जोड़ने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए, शिक्षा में भी तकनीकी का प्रयोग करने के लिए, बालकों को नवीन ज्ञान से अवगत कराने के लिए, परिवर्तन मूल्यों को बताने के लिए, अर्थव्यवस्था के आधार पर, राजनीति के आधार पर, नागरिक शास्त्र के आधार पर, नैतिकता के आधार पर सभी तथ्यों का समावेश करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की आवश्यकता पड़ी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या जो एक निर्धारित की गई थी, पाठ्यचर्या या एक पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या किस तरीके के आधार पर होनी चाहिए शिक्षा की। तो पाठ्यचर्या का जैसे अर्थ मैंने कल भी आपको बताया था कि पाठ्यचर्या का अर्थ होता है करिकुलम, करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिस तरीके से एक धावक हम कह सकते हैं कि तो मैदान दौड़ता रहता है मैदान में जब तक मैदान की दूरी वो तय नहीं कर लेता, उसी तरीके से एक शिक्षार्थी भी अपने जब तक वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता, रोजगार प्राप्त नहीं कर लेता या एक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता, अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो भी पाठ्यचर्या ये करता रहता है, शिक्षा क्रम उसका चलता रहता है, नवीन पाठ्यक्रम उसके साथ में जुड़ते जाते हैं, लेकिन उसका शिक्षा क्रम तब तक चलता रहेगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की आवश्यकता नवीन तथ्यों को समावेशन के लिए की गई, सभी विषय वस्तु को शिक्षा में सम्मिलित किया जाए इसलिए भी की गई। तो इसकी परिचय जैसे अनुभव, क्रिया और जीवन की वास्तविक परिभाषा है जिसमें बालक भाग लेता है और जिसका वह सामना करता है। यह पुस्तक विषय वस्तु और अध्ययन के पाठ्यक्रम से अधिक होती है। पहले मैंने आपको पढ़ाया था पहले वाली क्लास में इसकी आवश्यकता और महत्व पढ़ाए थे। अब है इसके सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है संतुलित विकास का सिद्धांत। एनसीएफ 2005 संतुलित विकास इसलिए क्योंकि पाठ्यक्रम ये जब निर्धारित किया गया या एक रूपरेखा जब बनाई गई तो शिक्षा के अकॉर्डिंग जो रूपरेखा बनेगी, सभी स्तर में बालक अलग होते हैं, उनकी आयु अलग होती है, उनके अनुभव अलग होते हैं, कार्य करने की शक्ति अलग होती है, बुद्धि अलग होती है बालकों की समझने की। तो सभी बालकों की जब बुद्धि और सीखने की स्थिति अलग है, तो क्यों ना उनके स्तर के आधार पर पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा निर्धारित की जाए और सभी स्तरों का एक अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, जिससे बालक का संतुलित विकास हो सके और पाठ्यक्रम में सभी विषयों को समाहित किया जाए। जैसे हम देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक जो पाठ्यक्रम चलता है उसमें हिंदी का ज्ञान भी दिया जाता है, पर्यावरण का ज्ञान भी दिया जाता है, फिर हम पर्यावरण के ज्ञान में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों को जोड़ दिया जाता है। फिर हम देखते हैं उसमें गणित भी शामिल होती है, अंग्रेजी भी शामिल होती है और कोई ना कोई कला और आर्ट की चीज़ें भी शामिल होती है, जिससे बालक बोर नहीं होने लगे या उसको शिक्षा एक उबाऊ नहीं लगने लगे। इसलिए उसके साथ में वो कला की भी या ड्राइंग वगैरह जोड़ दी जाती है। अगर वर्तमान पाठ्यक्रम में देखा जाए तो अब उनको एक कंप्यूटर जो होता है उसकी शिक्षा भी दी जाती है, क्योंकि तकनीकी या टेक्नोलॉजी से बच्चे को जोड़ना जरूरी है, तो उस चीज़ की भी शिक्षा दी जाती है। जीके एक और नया वो जोड़ दिया गया है। तो बालक के संतुलित विकास के लिए मतलब बालक का विकास सभी क्षेत्रों में हो सके और बालक को जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसको सभी क्षेत्रों का ज्ञान हो सके, उसका विकास हो सके। तो बालक के संतुलित विकास के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निर्धारित की गई। फिर दूसरा है समायोजन का। समायोजन बालक सभी विषयों का ज्ञान करते हुए सभी विषयों का समायोजन या सभी के साथ में समायोजन किस आधार पर कर सकता है। विषय इतने सारे पढ़ रहा है, सभी के अलग अलग चीज विषय वस्तु होती है, लेकिन सभी विषय वस्तु कहीं ना कहीं उसके जीवन से, उसके आसपास के क्षेत्र से, वातावरण से, पर्यावरण से
आदि या उसके मूल्यों से कहीं ना कहीं किसी से लिंक जरूर होनी चाहिए, तो वो उसको समायोजित कर सकता है, उससे संबंध बैठा सकता है, सीख सकता है। अगर वो उससे बिल्कुल अलग है तो वो उसको समायोजन करने में दिक्कत आती है। समायोजन भी सकते मानव मूल्य जो सिखाए जा रहे हैं, इसलिए कि जब हम समाज में रह रहे हैं तो हमें समाज में रहते हुए सभी की बात को सुनना चाहिए पड़ेगा, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, समायोजन हमें करना ही पड़ेगा। तो समायोजन की शिक्षा दी गई। फिर रुचि, कि बालकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाए। ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम बालक की अरुचि या बालक उसमें रुचि नहीं ले, क्योंकि अगर बालक रुचि नहीं लेगा, बालक या अभिभावक भी उस पाठ्यक्रम में रुचि नहीं लेंगे या पाठ्यक्रम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जब अभिभावक नहीं समझ पा रहे हैं तो अभिभावक बालकों को भी ऐसा पाठ्यक्रम ग्रहण नहीं करने देंगे। इसलिए रुचि का सिद्धांत होना जरूरी था कि पाठ्यक्रम जब बने तो वो पाठ्यक्रम में अभिभावक भी रुचि ले, शिक्षक भी रुचि ले, क्योंकि शिक्षक को वो पाठ्यक्रम बालकों को समझाना है, और बालक भी रुचि ले जिससे बालक उस पाठ्यक्रम को समझ सके, आत्मसात कर सके और उस अपने जीवन का विकास, या हम ये कह सकते हैं अपने जीवन में एक रोजगार या एक व्यावसायिक शिक्षा वो ग्रहण कर सकें। फिर दूसरा चौथा है राष्ट्रीय भावात्मक एकता का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में सभी विषयों को जोड़ा गया, जिससे क्योंकि इतिहास भी जुड़ा हुआ है, नागरिक शास्त्र भी जुड़ा हुआ है, राजनीति भी जुड़ी हुई है, सामाजिक विज्ञान भी जुड़ा हुआ है, विज्ञान भी जुड़ा है, गणित भी जुड़ा है। तो सारे ही विषयों को ध्यान में रखते हुए उसका राष्ट्रीय और भावात्मक एकता का विकास हो सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको ज्ञान प्राप्त हो सके कि किस तरीके से हम अन्य राष्ट्रों के अन्य देशों के साथ में हमारा आर्थिक, या हम कौन सा सामान आयात करते हैं, कौन सा निर्यात करते हैं, किस जगह से जाकर या कौन सी जगह से जाकर हमारे व्यवसाय जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों का भी भावात्मक विकास हो सकता है। फिर संस्कृति संरक्षण का, जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की जा रही थी उसमें सबसे पहले यही निर्धारित किया गया कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका ज्ञान बालकों को कैसे दिया जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में बहुत सारी संस्कृतियों का समावेश है, कोई पर्टिकुलर एक संस्कृति नहीं है कि सिर्फ एक ही संस्कृति हो जिसका हम ज्ञान बालकों को दे सकते हैं। सभी राज्यों की अलग अलग एक संस्कृति है और सभी स्टेट की एक अलग अलग संस्कृति है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि भारत जो एक विविधता वाला देश है, विविध संस्कृतियों वाला देश है, उन संस्कृतियों का संरक्षण और उसका ज्ञान बालकों को किस तरीके से दिया जाए, तो वो भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया कि संस्कृति का संरक्षण करके और संस्कृति को बचाए रखने के लिए बालकों को उस चीज का ज्ञान देना जरूरी है। फिर है नैतिकता। नैतिकता का ज्ञान बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कि बालक में नैतिक गुणों का विकास हो सके। नैतिक गुणों का विकास उसको बोलकर नहीं दिया जा सकता, इसलिए नैतिक गुणों के लिए एक पाठ्यक्रम में उसको लागू किया गया। और बालक जब पढ़ता है किसी चीज को फिर कार्य को करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख लेता है। और किसी नैतिकता में हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ नियमों को सिखाना ही नैतिकता नहीं है। नैतिकता के मूल्य अगर हमें सिखाने हैं तो हम किसी कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं, कविताओं के माध्यम से सिखा सकते हैं, कुछ कार्यों को करके सिखा सकते हैं। तो उसके आधार पर भी नैतिकता को पाठ्यक्रम से जोड़ा गया। फिर है मानवता। मानवता के मूल्यों को निर्धारित किया गया कि मानवता के मूल्य कैसे होने चाहिए और मनुष्य के जीने का आधार क्या क्या होना चाहिए, वो सब भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। उपयोगिता, पाठ्यक्रम की उपयोगिता कितनी है वर्तमान में, या जो पाठ्यक्रम जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उस पाठ्यक्रम से उसको कहीं रोजगार प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, उसका व्यवहार परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी शिक्षा में उच्चतर स्तर उसने प्राप्त करा है या नहीं करा। तो सारी ही उपयोगिताएं उसमें समावेश होनी जरूरी है। फिर है सामाजिकता। सामाजिकता में ये कह सकते हैं बालक समाज में रहता है तो उसको समाज में उठना बैठना,
और किस तरीके से रहना है, वो सारी चीज़ें सामाजिकता का गुण भी उसमें शामिल होना चाहिए। आदर्शवादिता सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। आदर्शवादिता की जो प्राचीन समय था उसमें भी जो ज्ञान का एक, हम कह सकते हैं, जो ज्ञान या शिक्षा जो जुड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं वो दर्शन से जुड़ी हुई थी, अन्य भावों से जुड़ी हुई थी। तो आदर्शवादिता की अन्य जितने भी भाव शिक्षा से संबंधित है उन सबको जोड़ना और उसका ज्ञान बालकों को देना। तो इसके सिद्धांत जो निर्धारित किए गए, ये 10 सिद्धांत निर्धारित किए, सबकी एक अपनी एक उपयोगिता या विशेषता है इन सिद्धांतों की, जिसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में जोड़ा गया है। इससे रिलेटेड आपके नोट्स और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे।